दोस्तों, अब तक हमने जो फिजिक्स है 10th क्लास की लगभग ख़त्म कर लिया है। इसके जो सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब मैंने ये चैप्टर क्यों स्टार्ट करने का सोचा, क्योंकि अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े उसमें हमने लाइट एनर्जी की बात करी है ना, साउंड एनर्जी तुम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए थे, और वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ा था। उसके बाद तुम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वो सब चीज़ें देखी। नेक्स्ट हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देखी, और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा। तो इन सब में दो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक जो इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट का, उन दोनों में तुमने एक चीज़ देखी थी कि हम सर्किट में बैटरी यूज़ करते हैं, है ना, बैटरी, और ये क्या देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, तो अब सोर्सेस ऑफ एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे कुछ सोर्स देखेंगे जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है या हम एनर्जी वहाँ से ले सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में समझेंगे एनर्जी को, उसके बाद देखेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्योंकि पहले अगर हमें एनर्जी नहीं पता तो हम पता कैसे लगाएंगे वो कहाँ से आती है। ठीक, तो सबसे पहले हम एनर्जी समझते हैं। तो एनर्जी को हमने क्या समझा था कि जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी हम काम करते हैं, उसमें हमारी एनर्जी एक्सपेंस होती है ना। तो और क्या देखी थी, जो वर्क एंड एनर्जी 9th क्लास में चैप्टर था। ठीक, तो एनर्जी में तुमने दो चीज़ें पढ़ी, काइनेटिक, दूसरी बात पोटेंशियल। ठीक, दो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती थी, ड्यू टू मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, कि उसकी पोजीशन क्या है। अगर वो हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का तुमने फॉर्मूला देखा था mgh, तो हाइट ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। और काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला था हाफ mv², तो वेलोसिटी क्या, वो कैसे मूव कर रहा है, वही तो मेरा मोशन है, और वही बताता कौन है, वेलोसिटी। यानी कि ये जो चीज़ है वो मोशन पे डिपेंड करती है। मोशन क्या, यहाँ पर स्पीड का टर्म भी हम समझ सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे पोजीशन आ गया तो इसको हम हाइट से समझ सकते हैं, है ना। तो एनर्जी ये किस लिए थी, ये एनर्जी थी कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या स्टेशनरी है तो ऑब्जेक्ट के लिए एनर्जी थी। अब एनर्जी बहुत तरह की थी, हमने साउंड एनर्जी समझा, है ना। साउंड एनर्जी के बाद लाइट एनर्जी देखी, हीट एनर्जी, है ना, थर्मल एनर्जी। तो बहुत सारे एनर्जी के टर्म्स हैं, और उनका इंटर कन्वर्जन थोड़ा समझा था कि अगर हम बाईसाइकिल राइड करते हैं, है ना, समझ लो ये बाईसाइकिल है हमारे पास, और इसको हम अगर चलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन उसके बैठा हुआ है, तो वहाँ पे पैडल उसके होंगे। ठीक, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी है, ठीक है। अब वो एनर्जी कहाँ से आई, हमने जो फूड खाया, ठीक, जो हमने खाना खाया वहाँ से हमारे पास एनर्जी आई। ठीक, वो बायो का कंसेप्ट है कि कैसे एनर्जी फॉर्म्ड होती है, एटीपी का कंसेप्ट, ये सब वो सब भी पढ़ेंगे जब हम बायो स्टार्ट करेंगे। अभी इतना समझते हैं कि जो हम फूड खा रहे हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक, अब जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो हमारे लेग्स में आई। ठीक, अब लेग्स का हुआ मैकेनिकल मूवमेंट, ठीक, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, अब लेग्स का जब मूवमेंट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी आई, तुमने पैडल मारे, ठीक, पैडल मार रहे हो तुम। अब पैडल मारने से क्या हुआ, यहाँ पर जो चेन थी पीछे वाले पहिए में होती है बाईसाइकिल में, तो ये चेन मूव करती है। अब ये चेन कनेक्टेड है पूरे व्हील से, जब चेन मूव करती है तो व्हील मूव करता है, और ये व्हील पीछे वाला मूव करने पे इस वाले पे फोर्स लगाता है और मेरी साइकिल चलती है। तो एक्चुअल में जो फूड की एनर्जी थी वो हमारी बॉडी ने कन्वर्ट करी हमारे लेग्स के मूवमेंट में, मैकेनिकल एनर्जी आई, है ना। एंड देन जब वो मूव करा तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी किसकी आई, ऑफ बाईसाइकिल, ठीक है।
अगर और अच्छे से समझूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाइसाइकिल। ठीक, तो इन सब चीज़ों का इतना एग्जाम्पल देने का मेन मोटिव क्या था कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक, मैंने क्या बात बोली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, ये लॉ कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास एनर्जी है आ गई, हमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। इट कैन ओनली बी, अब ये बात जब समझ में आ गई कि ना हम उसे बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो आगे की डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बस ट्रांसफर हो सकती है। ठीक, कैसे कि देखो जो फूड की एनर्जी थी वो हो सकता है प्लांट से हो या एनिमल से, है ना। अब इसकी एनर्जी तुमने अपने लेग्स के मैकेनिकल एनर्जी में यूज करी, है ना, और वो कौन मूवमेंट कर रहा है, मसल्स कर रही हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें आ रही हैं इसमें एक साइकिल चलाने में। तो मैकेनिकल एनर्जी बाइसाइकिल की आई और काइनेटिक एनर्जी बाइसाइकिल की इंक्रीज हुई, यानी कि मेरी बाइसाइकिल मूवमेंट में आई। तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पर एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्ट कर रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है। हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते कि हमने कुछ खुद बनाया और उसे क्रिएट कर दिया। अगर हमारे पास फूड है तो हम उससे एनर्जी ले सकते हैं, उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि हम खुद उसे क्रिएट कर दें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझने की बात है कि एनर्जी ना हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब एनर्जी के लिए ये सब चीज़ें जो हमें पहले से पता होनी चाहिए थी या अब जो नहीं भी थी तो अब हमें पता चल गई। अब हम आगे मूव कर सकते हैं, इतना सफिशिएंट होगा 10th क्लास के सिलेबस के लिए। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक, अब एनर्जी के सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। पहले वर्ड समझो सोर्सेज। अब ये चीज़ तुमने 8th क्लास में 9, 7, 6 कभी ना कभी पढ़ी होगी अपने पूरे एकेडमिक में, है ना। तुमने सोर्सेज, अब मैं किसी 6th क्लास के बच्चे से पूछूं तो बोलेगा भैया जहाँ से सोर्सेज आती है, जहाँ से हमें मिले एनर्जी वो सोर्सेज है। अब ये बात मैं 10th क्लास के बच्चे से पूछूं वो भी यही बात बोलेगा, लेकिन डेफिनेशन में अंतर भी तो आना चाहिए। सीधा तुम इंग्लिश की हिंदी कर दोगे तो वो बात तो सही नहीं हुई। तो हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी को ऐसे समझते हैं कि एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम विच, कहाँ से, मतलब एनर्जी आ रही है, कहाँ से आ रही है, आ सोर्स। ठीक, ऐसा सोर्स that can provide energy at steady rate, है ना। स्टेडी रेट का मतलब क्या कि एक स्पीड से वो स्टेडी रेट से बढ़ रही है ना, कि इतनी देर के लिए, या स्टेडी रेट की एक बार एनर्जी जो आएगी वो एकदम एग्जैक्ट चीज़ है कि इतनी एनर्जी आएगी, चाहे मैं उसे हीट करूं या साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करूं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करूं। जैसे हमारे पास बल्ब है, ठीक, लेट्स से एग्जांपल बल्ब लेते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमने लास्ट में चैप्टर पढ़ा है तो इजी रहेगा समझने को। तो हमने समझा कि इलेक्ट्रिसिटी में जब हम स्विच ऑन करते हैं देन हमारे पास बल्ब जलता है। अब बल्ब जो जलता है वो ब्लिंक तो नहीं करता, या ये तो नहीं वो बार बार चेंज होता रहता है, उसकी जो लाइट है वो एक जब तक ऑन है तब तक कांस्टेंट रहेगी,
जब तक करंट उसमें से पास हो रहा है। अब तुम अपने आसपास कोई भी बल्ब देखो तो तुम देख रहे हो उसका जो लाइट निकलने का सोर्स है या फिर रेट है वो कांस्टेंट है ना। तो स्टेडी रेट का मतलब ही ये है कि वो लगातार एनर्जी दे रहा है और एक कोई कुछ वैल्यू की दे रहा है। जैसे 40 वाट का बल्ब है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, 5 वाट का बल्ब है वो थोड़ी कम एनर्जी दे रहा है, लेकिन कांस्टेंट दे रहा है। ये ना कि कम हो गई कुछ देर बाद या एकदम से बढ़ गई। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। स्टडी रेट में दे और एंड फॉर अ सूटेबल टाइम। अब ये सूटेबल टाइम मतलब कि एनर्जी दे और टाइम के लिए दे। ये नहीं कि अब तुम समझो तुमने बल्ब ऑन करा, उसने एनर्जी दी और वो 2-3 सेकंड बाद बंद हो गया, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी तब तक है जब तक स्विच ऑन कर रखा है मैंने। अब मैंने जब स्विच ऑफ कर दिया तो वो बंद हो गया। यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या, जो नेचर में हो। पहली बात नेचर में क्यों? क्योंकि वो नेचर में हम बार बार उसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि उसका स्टडी रेट हो, लगातार मतलब ऐसी एनर्जी दे कुछ कांस्टेंट वैल्यू की। फिर एक सूटेबल टाइम। सूटेबल टाइम हम मान सकते हैं फॉर मंथ, ईयर, ऐसे, है ना। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कोल। कोल एग्जांपल लिया हमने, पेट्रोलियम लिया, तो कोल, पेट्रोलियम ये ऐसे एग्जांपल्स हैं। जैसे कोल को बर्न करते हैं तो उसमें एनर्जी मिलती है, हमें कुछ टाइम तक मिलती है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी अगर हम छोड़ दें तो एनर्जी स्टोर्ड रहती है। जब तक हम उसे यूज़ नहीं करेंगे एनर्जी उसमें स्टोर्ड रहेगी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी नेचर से मिलते हैं, स्टडी रेट देते हैं और सूटेबल टाइम तक हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये चीज़ है। अगर 6th क्लास के बच्चों से जो आंसर तुम देते हो, अब आज के बाद वो आंसर मत देना, क्योंकि सीधा तुम बोल दोगे जहाँ से एनर्जी मिलती है, साधन जहाँ से मिलते हैं वो हो गई सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये बात जो हिंदी करनी है वो 6th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन तुम 10th स्टैंडर्ड के हो तो तुम्हें इसका एक्चुअल जो डेफिनेशन है या फिर तुम्हें समझानी है बात को, तो स्टडी रेट, सूटेबल टाइम, ये सब कंसेप्ट आने चाहिए। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो इसके आगे का कंसेप्ट देखते हैं। हाँ, तो अभी हमने समझा कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या, कि जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक, एनर्जी प्रोवाइड करे, पहला पॉइंट। कैसे? स्टडी रेट पे, कांस्टेंट हो, और सूटेबल टाइम, या हम कह सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, और एक और चीज़ आती है कन्वीनियंट फॉर्म, है ना। अब मान लो वो एनर्जी दे रहा है और बहुत ही खतरनाक एनर्जी दे रहा है, जैसे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न। पहली बार तो नहीं सुना तुमने नाम। ठीक, ये 9th क्लास में भी तुमने बात पढ़ी है। जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है या दो न्यूक्लियस की हम टक्कर कराते हैं तो उससे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये जो फॉर्म है, हम कन्वीनियंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ले जो इसको अपने अंदर कंटेन करा ले। ठीक, तो कन्वीनियंट फॉर्म भी होना चाहिए कि एनर्जी जो वो दे रहा है कि हम उसे स्टोर कर सकें या फिर यूज़ कर सकें। ठीक, तो जब सोर्स ऑफ एनर्जी समझ में आ गया, स्टडी रेट का कंसेप्ट समझ में आ गया, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कन्वीनियंट फॉर्म, फिर हम समझते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, है ना। अब हमारे लिए अच्छी चीज़ क्या होती है कि स्कूल की छुट्टी हो जाए, हम घर पे बैठे रहें, पढ़ने का मन हो तब पढ़ें। अब स्कूल में क्या, तुम्हें भले ही मन हो चाहे ना हो, नेक्स्ट पीरियड साइंस का है तो है, पढ़ना है तो पढ़ना है। ये नहीं कि तुम लंच पहले बुला लोगे या लंच बाद में कर लोगे। अब घर में छूट क्या है, तुम्हारा मन अभी पढ़ने का है तो अभी पढ़ लो, है ना, और लेकिन अगर नहीं बन तो फिर बाद में पढ़ लो, अभी खा लो। ठीक, तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए क्या बात, ये बात क्यों बोली, क्योंकि गुड सोर्स का मतलब जो पहली बात सस्ता हो, इकोनॉमिकल हो, है ना। हमें अगर एनर्जी चाहिए उससे तो वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक, तो पहला पॉइंट समझ लो, इट शुड बी इकोनॉमिकल। ठीक, अब जैसे मम्मियाँ होती हैं, उनको जो तुम चीज़ लाओ वो हमेशा महंगी लगती है ना। तो गुड होने का मतलब, अच्छा होने का मतलब कि तुम वो चीज़ सस्ती लाओ, कम दाम में लाओ, तो इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो इकोनॉमिकल हो, हमें आसानी से मिल जाए, सस्ती हो, है ना।
कम पैसे में वो ज़्यादा एनर्जी दे दे। ठीक, तो हमारे पास बात आई कि ज़्यादा एनर्जी दे दे। सो इट शुड डू मोर वर्क इन पर वॉल्यूम या फिर पर मास। अब इस वक्त इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा काम करे, यानी कि मोर वर्क यानी कि मोर एनर्जी, क्योंकि वर्क और एनर्जी इंटररिलेटेड है। ठीक, तो वो कम में ही ज़्यादा काम करें, फायदे का सौदा। इट शुड डू मोर वर्क इन पर वॉल्यूम या पर मास। ठीक, ये बात समझ में आ गई। थर्ड के लिए अब वो हमने, चलो सस्ता है, समझ गए हम बात, और उसको हम क्या है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे या ज़्यादा काम करे। अब हमने ये सब ले लिया, लेकिन अब वो हमने स्टोर करा तो वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हमने लिया और सीधा उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी निकाल ली, यूज़ करने लगे। कई बार हमें उसको स्टोर करना होता है, क्योंकि उसे या तो दूसरी जगह ले आना है ना। तो इट शुड बी ईजी टू स्टोर, है ना। तो वो स्टोर करने के लिए ईजी हो एंड कन्वीनियंट टू होल्ड। ठीक, तो स्टोर और कन्वीनियंट पकड़ने के लिए आसान हो, ये ना कि बहुत ज़्यादा हार्श हो तो हमें हार्मफुल कर सकता है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट है। और क्या पॉइंट हम सोच सकते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, है ना। सोच के देखो, इकोनॉमिकल है, चलो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, आसानी से स्टोर है और कन्वीनियंट कर सके, है ना। और क्या एक और चीज़ समझ सकते हो कि ये ज़्यादा इट शुड प्रोड्यूस एनर्जी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक। तो ये 4 पॉइंट हो सकते हैं, और इन्हीं में से हम कोई 1-2 पॉइंट और निकाल सकते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है तो ये पॉइंट्स तो उसमें होने ही चाहिए। एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर उसका हम एक पीस लेते हैं, मान लो ये मार्कर का पीस है, और जब हम उसको यूज़ करें, सोर्स ऑफ एनर्जी है तो हमें एनर्जी देनी चाहिए उसे। जब हम उसे यूज़ करें, मान लो ये एनर्जी देता है इतनी, लेकिन इतना ही दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है, ये इतना ज़्यादा काम करता है, तो हम गुड किसको मानेंगे? जो कम में ज़्यादा दे रहा हो, क्योंकि कम होगा तो स्टोर करना आसान होगा, साथ में उसका यूज़ करने के लिए कन्वीनियंट होगा, है ना। तभी तो तुम्हारे पास पहले इतने बड़े लैपटॉप्स आते थे या इतने भारी आते थे, लेकिन अब क्या है, हल्के आते हैं और साथ में छोटे भी आते हैं। तो वो कन्वीनियंट होता है कि इतनी सारी बड़ी चीज़ें तुमने एक छोटी सी उसमें दे दी। ठीक, तो इसका मतलब कि ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है जब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमने समझ ली बात, और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी भी देख लिया। उसके बाद बात आती है सोर्स ऑफ एनर्जी कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो सोर्स ऑफ एनर्जी को हम डिवाइड क्या है, अलग अलग चीज़ों से कर सकते हैं, कि या तो वो नेचर से मिले या हमने खुद बनाया हो, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं। लेकिन हम सिंपल चीज़ समझेंगे कन्वेंशनल से, कन्वेंशनल, और सेकंड पॉइंट है नॉन कन्वेंशनल। ठीक, अब इसमें तुम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। समझने की बात क्या है, कन्वेंशनल का पहले तुम्हें इतना बड़ा वर्ड आया, तो पहले इसको हिंदी में समझो, मतलब क्या होता है। हिंदी में मतलब होता है इसका पारंपरिक। ठीक, मतलब जो परंपरा के अकॉर्डिंग, जो हमारी परंपरा है, या ऐसे समझो कि जो हम यूज़ करते हैं, जिन्हें हमने शुरुआत से यूज़ करा है, चाहे वो हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स हो, आदिवासी हो, जो हमारे पूर्वज पहले इस्तेमाल करते थे, वही लोग इस्तेमाल करते आए हैं आगे। ठीक, तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल क्या, ऐसे समझ लो जो पारंपरिक नहीं है, यानी कि मॉडर्न हो गए, मॉडर्न ख्यालात वाले। ठीक, तो पारंपरिक कैसे, जो पुराने आदिवासी थे या वो सब थे, तुमने एसएसटी में पढ़ा होगा, उनमें समझा होगा,
कि वो वुड जलाते थे, अपनी गर्मी दूर करने के लिए लकड़ियाँ जलाते थे, उन्हें कोयले का भी कुछ पता था, फायर यूज़ करते थे, ये सब चीज़ें। तो कन्वेंशनल पारंपरिक में हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल भी हो सकते हैं, है ना। नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी, इनको और अच्छे से अभी देखेंगे, ठीक। अभी समझ लेते हैं कैसे हम इनको अलग कर सकते हैं, विंड एनर्जी, ये सब चीज़ें। मॉडल जो सोलर एनर्जी, अब सोलर एनर्जी को यूज़ करना आदिवासियों को तो नहीं आता था, क्योंकि उनके पास सोलर पैनल जो हमने साइंस समझी लगाई, वो सब तो कुछ चीज़ें नहीं थी उन पे, ठीक। तो ये सब तो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन ये पुराने टाइम से यूज़ हो रही हैं चीज़ें। कोल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसका एक पाई चार्ट भी है, वो भी हम समझेंगे कि कितना कोल ज़्यादा यूज़ होता है बाकी सब सोर्सेज ऑफ एनर्जी से। कन्वेंशनल में बात समझने की क्या है कि कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जो पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, हमारे अर्ली टाइम से, जो हमारे आदिवासी पूर्वज वगैरह हैं। और ये क्या होते हैं, इनको टाइम लगता है बनने में। इट टेक्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू फॉर्म कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना। क्यों, जैसे कोल है, एग्जाम्पल हम देखेंगे, इनको जो है इलेबोरेटली समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या टाइम्स आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक। नॉन कन्वेंशनल भी देखेंगे। तो कन्वेंशनल में क्या, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अब मैंने एक वर्ड बोला, नॉन रिन्यूएबल, तो पहले रिन्यूएबल पता होना चाहिए, तभी तो नॉन वर्ड समझ में आएगा। क्योंकि अगर कन्वेंशनल समझ में आ गया तभी तो नॉन कन्वेंशनल समझ में आएगा, है ना। अब कन्वेंशनल पुराना पारंपरिक समझ में आ गया, तो नॉन कन्वेंशनल तो मॉडर्न होना चाहिए, जो हम आज के ज़माने में यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो नॉन रिन्यूएबल के लिए पहली बात समझो, रिन्यूएबल क्या होता है। तो रिन्यूएबल वो चीज़ें जो एक टाइम बाद रिप्लेनिश हो जाती हैं या दोबारा से आ जाती हैं, है ना, या वो एक तरह से गायब नहीं होती या उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती कि हम उसे दोबारा यूज़ करें। बहुत सारी बातें हैं ये, लेकिन समझने के लिए तुम्हें समझना है। अब जैसे हमारे पास वाटर रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक, लेकिन हम उसे कहते हैं वाटर सेव करो, लेकिन वाटर रिन्यूएबल है तो वो दोबारा वेपर्स में जाएगा, वापस अर्थ पे आ जाएगा। अब समझने की बात यह है कि फ्रेश वाटर बहुत ही कम है, क्योंकि जो समुंदर हैं उनके अंदर क्या है, सलाइन वाटर, एल्कलाइन वाटर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है अगर हम उसे पीते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व है। तो उसे प्यूरिफाई करना होगा और बहुत ही ज़्यादा उसमें वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो फ्रेश वाटर कम है, तो उसको सेव करने की ज़रूरत है। और फ्रेश वाटर एक्चुअल कहाँ होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, शायद SST में, ज्योग्राफी में तुम्हारे काम है, ग्राउंड वाटर में होता है। जो सॉइल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसलिए ग्राउंड वाटर में फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक। तो रिन्यूएबल बात क्या समझ में आई, जो एक टाइम बाद दोबारा रिप्लेनिश हो जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल में क्या कि वो रिप्लेनिश नहीं होते, एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा उनको हम यूज़ नहीं कर सकते या उस फॉर्म में नहीं आ सकते। जैसे कोल है, अब अगर हम एक कोल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसके वेपर्स बनेंगे और ऐश में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ये तुमने समझा था, ये किसका सिंबल होता है, हीट का। तो हमने बर्न करा और वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब ये कोल था, ऐश में कन्वर्ट हुआ। अब हम इस ऐश को दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते कोल में, है ना। और पहली बात, ये केमिकल चेंज है, तो केमिकल रिएक्शन और केमिस्ट्री का भी कुछ कंसेप्ट आ गए, ठीक। तो नॉन रिन्यूएबल क्या चीज़, जो रिप्लेनिश नहीं हो सकती, दोबारा उसकी फॉर्म में नहीं आ सकती। अब हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। पहले कन्वेंशनल देखेंगे, कन्वेंशनल की सारी चीज़ें, इनको एक एक करके पढ़ेंगे, देन फिर नॉन कन्वेंशनल पे जाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं।